2017 में आपने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2020 में आपने उपचुनाव लड़ा। आपने 15 साल पहले प्रशासनिक सेवा को वीआरएस देकर यानी त्याग कर आप दूसरे क्षेत्र में बढ़े थे। क्या वजह रही, क्या जरूरत पड़ी आपको नौकरी त्यागने की? नीति का दायरा व्यापक होता है, ब्रॉड एक्सपेक्ट होता है। तो किसी एक खास पार्टी का जब आप चयन करते हैं तो उस पार्टी की नीतियों को, उसके स्थानीय नेताओं को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। बिल्कुल, पता है ना? बिल्कुल। आम जो है तोड़ लिए और ये सारी चीजें जो बचपना में होती हैं, में तो होता ही है। लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मार हो जाएगा, मतलब बचपन 20 साल में पता लग गई थी कि देवरिया में क्या क्या दिक्कतें आम जनमानस की हैं। और यहाँ का जनमानस लगभग 90% प्रॉब्लम राजस्व और पुलिस का है। यहाँ और कोई विवाद है नहीं, और उसको हम बेहतर समझते हैं और बेहतर आगे करने के लिए मैंने इस तरह का कठोर निर्णय लिया। और जब देवरिया की बात हो, त्रिपाठी जिलों की बात ना की जाए जी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। जी, आप भी त्रिपाठी हैं, तमाम त्रिपाठी दावेदार हैं। बिल्कुल, वर्तमान जनप्रतिनिधि भी त्रिपाठी हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ये राह बड़ी मुश्किल है, और आप अपनी दावेदारी किस आधार पर बेहतर मानते हैं? आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वकालत के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में तमाम जगहों पर कार्यरत रहे हैं। हमारे बीच अभयनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। कैसे हैं? अच्छे हैं। आपने देवरिया जैसे सुदूर इलाकों से उठकर, चूँकि सुदूर से लेकर अभी जाकर के अब तो थोड़ा बहुत प्रगति के राह पर अग्रसर हो रहा है, लेकिन उस समय में, उन दिनों में आपने यहाँ से उठ करके इलाहाबाद जैसे बड़े विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है। लॉ की पढ़ाई किया आपने। अधिवक्ता का प्रोफेशन बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है। इस सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा आपके। देखिए, हम लोग बेसिकली देवरिया में पैदा हुए, हमारी मातृभूमि है, और मैं एक शिक्षक का पुत्र हूँ, तो शिक्षक का संस्कार स्वाभाविक है कि मेरे अंदर आया होगा जी। और कहीं ना कहीं हमारे परिवार में हमारे से जो बड़े भाई लोग थे, हम लोगों का 6 भाइयों का संयुक्त परिवार था, और लगभग सभी लोग हाईली एजुकेटेड थे, अधिकारी थे। तो सब लोगों की प्रेरणा से और सहयोग से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ अपने आप को मुखातिब हुआ, और मेरा प्रयास था कि जीवन में कुछ अच्छा किया जाए। चूँकि उस समय का दौर था 1983-84 की बात है, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देवरिया से बहुत कम लोग जाया करते थे, लेकिन हम लोगों ने उसको लक्ष्य को पूरा किया कि कम से कम वहाँ पहुँचेंगे तो एक अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। त्रिवेणी तट पर, त्रिवेणी जो दुनिया में एक ही इलाहाबाद में है, वो मात्र प्रयागराज में है, तो त्रिवेणी का संगम होता है। जी। तो हम लोग वहाँ रह के कुछ अच्छा करेंगे, इस उम्मीद से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रास्ता तय किया, और वहाँ पर जो भी शिक्षा था मैंने लिया। चलिए, बिल्कुल। जैसे मैं आपसे तमाम प्रश्न करूँगा, उसके पहले कुछ पुरानी बातों को, जैसे होता ना कि बचपन के बारे में आपके जानना चाहूँगा। बचपन में आप बदमाशी भी करते थे? ना, हम तो शुरू से ही, मेरा स्वभाव बड़ा ही सीधा साधा था। कोई ऐसी याद? और बहुत छोटे में तो हो सकता है मुझे याद भी ना हो, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे पता है कि मैंने कोई इस तरह का सातिरपना नहीं किया है। पर तो छोटे मोटे जो बच्चों की हरकतें होती हैं वो तो हर आदमी करता है। बचपन तो स्वाभाविक ही बदमाश होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन कोई ऐसी याद जो आपके पुराने दिनों को भी आज ताज़ा करते हो, बताना चाहेंगे? क्योंकि ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में हर तरह के सवाल होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें देखिए, हम लोग यही है कि जैसे मान लीजिए कहीं गए, किसी के पेड़ पर आम जो है तोड़ लिए और ये सारी चीजें जो बचपना में होती हैं। कहीं जामुन लगा है, उस समय का दौर था कि यही सब चीजें थी, नेचुरल थी, जो भी चीजें थी। कहीं आधुनिक व्यवस्था कुछ थी नहीं उस समय, तो किसी के जामुन पर जाकर के डंडा चला के और वहां पर जो है जामुन तोड़ लिया। यही सब छोटी मोटी हरकतें होती थी, कोई ऐसा हम लोग नहीं। बचपन में तो होता ही है, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मार हो जाएगा, मतलब बचपन ही होता है। जी। 2017 में आपने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2020 में आपने उपचुनाव लड़ा, किंतु आपको जनमत प्राप्त नहीं हो पाया। क्या वजह रही? अब उसमें जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है और आम जनमानस की भी बातें, चूँकि हमारे साथ तो आम जनता जुड़ी हुई है, हम लोग जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, सामान्य नेता हैं। उस समय माननीय मोदी जी की लहर चल रही थी पूरे भारत में। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था,
और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी जिस दल से मैं चुनाव लड़ा था, हो सकता है कि उसकी नीतियों के कुछ यहाँ के लोगों ने पसंद न किया हो, वह भी कारण हो सकता है। लेकिन ओवरऑल माननीय मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर भारी पड़ा, इसलिए मैं चुनाव हार गया। इसके बाद देखा गया आप सोशल मीडिया पर आकर के आपने बहुजन समाजवाद पार्टी का राह छोड़ दी जी और भारतीय जनता पार्टी में आपकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं। जी अधिवक्ता जो होता है वह न्यायालय संबंधित मामलों का ज़्यादा ज्ञाता होता है। राजनीति में आपने कदम रखा है शुरू से ही, चूँकि आप बोले शुरू से ही राजनीति का इंटरेस्ट रहा आप। जी जी किंतु होता है ना कि एक वकालत का प्रोफेशन जी जी और जो वर्तमान जीरो टॉलरेंस जो आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि हमारी नीतियां हैं, जी। क्या अंतर मानते हैं इसमें? अब इसमें देखिए, आपको मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता रहा तो उस समय भी मेरे अंदर छात्र राजनीति का एक जुनून आया। मैंने देखा कि छोटी मोटी समस्याएं जो छात्रों की हैं, छात्र हित में मैं वहाँ लड़ता था और संगठन में अपने कुछ दायित्वों का निर्वहन भी किया। तो मेरे अंदर भावना तो राजनीति की और जनसेवा की वहीं से शुरू हो गई। फिर बीच में मैं राजस्व की नौकरी किया और संजोग देखिए कि इसी देवरिया में किया, अपने जनपद में। तो मुझे यहाँ के तमाम अच्छे बुरे सब अनुभव हुए और मैं 20 साल सेवा किया और मैंने देखा कि देवरिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, और हम नौकरी छोड़ करके राजनीति में अगर जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी का दायरा सीमित था और राजनीति का दायरा व्यापक है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस नाते हम जो है राजनीति का चयन किया हमने। और मैं ला तो 1993 का किया हुआ था, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन बीआरएस के बाद लिया 2016 में। आप बीआरएस का जिक्र कर रहे हैं, आपने 15 साल पहले जी प्रशासनिक सेवा को बीआरएस देकर यानी त्याग कर आप दूसरे क्षेत्र में बढ़े थे। क्या वजह रही, क्या जरूरत पड़ी आपको नौकरी त्यागने की? जन भावना एक शब्द है। चूंकि सरकारी सेवक एक सीमाओं में बंधा होता है, उसको कहीं ना कहीं अपने बास और अपने अधिकारियों के दबाव में कुछ न कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा सवाल? बहुत नहीं, कोई बुरा नहीं लग रहा। आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं और मैं चाहता भी हूं कि इस तरह का सवाल आप हमसे लें कि जो नेचुरल हो। तो नेचुरल ही मैं करता हूं। हाँ, तो बिल्कुल कहीं बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर आप नहीं पूछते तो हम अपनी बात को रख भी नहीं पाते। तो सरकारी सेवक एक दायरे में रहता है और राजनीति का दायरा व्यापक होता है, ब्रॉड एक्सपेक्ट होता है। तो मैं चाहूंगा तो जिले का विकास कर सकता हूं। उस तरह मेरा जो क्षेत्र निश्चित था सरकारी सेवा में, मैं उतनी ही दूर तक अपनी सेवा कर सकता था। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इस देवरिया में नौकरी किया और राजस्व जैसे विभाग में किया और बेदाग निकला। ये मेरी उपलब्धि भी है और मुझे गर्व भी होता है। दूसरी बात कि मैं लगभग 15 साल पहले बीआरएस लिया और ये बहुत कठोर निर्णय था। हमारे जिला अधिकारी ने भी ये कहा कि त्रिपाठी, ये तो भाई तुम बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो। कौन सा जो आप क्वेश्चन किए वही उसने किया कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई। तो मैंने बोला कि सर, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि मैं सेवा की भावना से राजनीति के क्षेत्र में चल के और जिले का व्यापक विकास और अन्य बातों जो जनता के हितों में है उसको करूं। क्योंकि मुझे यहाँ की दुश्वारियाँ 20 साल में पता लग गई थी कि देवरिया में क्या क्या दिक्कतें आम जनमानस की हैं। और यहाँ का जनमानस लगभग 90% प्रॉब्लम राजस्व और पुलिस का है, यहाँ और कोई विवाद है नहीं। और उसको हम बेहतर समझते हैं और बेहतर आगे करने के लिए मैंने इस तरह का कठोर निर्णय लिया। पूरे भारत में बड़े पैमाने पर राजस्व की समस्याएं हैं। न्यायालय से आपका ताल्लुकात है, आपको तो पता ही होगा कि न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं राजस्व को लेकर के। बहुत। एक राजस्व की बात की जाए तो राजस्व की जो मामले हैं न्यायालय में बहुत ही ज़्यादा लंबित हैं। अधिवक्ता हैं, मैं भी रिसर्च करता हूँ, मेरे पिताजी भी अधिवक्ता हैं। मैं देखता हूँ भारत सरकार को, राज्य सरकार को कठोर निर्णय लेने चाहिए। चूँकि उत्तर प्रदेश में तो ये समस्याएं थोड़े कम हैं बिहार की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर चकबंदी हो चुका है। बिहार में वो रुक गया, नहीं हुआ। बहुत तरह की दिक्कतें हैं। मूल प्रश्न पर आते हैं सर। होता है ना कि जब किसी एक खास पार्टी का जब आप चयन करते हैं तो उस पार्टी की नीतियों को, उसके स्थानीय नेताओं को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। बिल्कुल, पता है ना? बिल्कुल। देवरिया की बात हो, त्रिपाठी जिलों की बात ना की जाए जी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। जी।
आप भी त्रिपाठी हैं, तमाम त्रिपाठी दावेदार हैं, बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान जनप्रतिनिधि भी त्रिपाठी हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ये राह बड़ी मुश्किल है, और आप अपनी दावेदारी किस आधार पर बेहतर मानते हैं? जी, ये अभी आपका प्रश्न अच्छा है, और चैलेंजिंग स्वीकार करना मेरा स्वभाव है। मैं आपको बता दूं, अभी आप हो सकता है आपको जानकारी न हो, आम जनमानस को भी न जानकारी हो, मैं आज भी अविवाहित हूं, मेरी उम्र 55 प्लस है। सर ये मैं जानता हूँ, तो मैं पूछने वाला हूँ आगे चल के। हाँ, तो ठीक है, मैं तो शुरू से ही ऐसा निर्णय लिया समाज हित में कि जो कठोर हो, जी और नौकरी छोड़ने का भी वही पर्पज था कि कुछ अच्छा किया जाए, कठोर हो, जैसा भी हो किया जाए। नरेंद्र मोदी जी वैवाहिक जीवन से दूर हैं, जी आदित्यनाथ जी योगी जी वैवाहिक जी जीवन जी से दूर जी। हैं, तो क्या उन्हीं के राह पर आप यह नहीं तो कर मेरा सौभाग्य है। रामायण में लिखा हुआ है कि एक सन्यासी से अच्छा कोई राजनेता हो नहीं सकता है, तो उस पैटर्न पर भी मैं चल रहा हूँ। इसके पीछे और बहुत कोई बड़ी ऐसी त्याग वजह है सर, क्यों इतनी बड़ी त्याग कर रहे हैं? नौकरी को छोड़ दिए आप, शादी नहीं किए। हाँ, 15 साल पहले यानी नौकरी को छोड़े उस वक्त आप शादी कर सकते थे, उसके पीछे आराम भी से कर रीजन था। सकते थे। मैं चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षा मैंने इसलिए लिया, और मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं मैथमेटिक्स ग्रुप का विद्यार्थी हूँ, मैंने मैथ में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। तो जी बिल्कुल। मेरा लक्ष्य था कि मैं आईएएस ऑफिसर्स की परीक्षाओं को पास करूं और अपने करियर को बनाऊं, लेकिन ईश्वर की नहीं मर्जी थी, और दुर्भाग्य था मेरा कि मैं उस स्थान पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए मुझे ये सारे निर्णय लेने पड़ रहे हैं जीवन में, कि हो सकता है कि इस रास्ते से भी चल के मैं उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लूं बिल्कुल जो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं प्राप्त कर सका। बिल्कुल, लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल राजनीति करना गलत नहीं है। राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति को गंदे शब्दों से, गंदे चीज़ों से जोड़ करके राजनीति की एक ऐसी अवधारणा लोगों के मन में बन चुकी है, राजनीति गलत है। जी। राजनीति एक सेवा है। अगर आप समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो तमाम तरह की पूंजीवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, तरह की बातें आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। वर्तमान में देवरिया में किन किन समस्याओं को आप मद्देनजर रखे हुए हैं, और लग रहा है कि हाँ ये वास्तव में जन मुद्दों के लायक है और इस पर पहल करके बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, 2014 के पहले जी पूरे भारत में जो कांग्रेसी हुकूमत थी, गैर भाजपा सरकारें थीं, उन लोगों ने बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी आई भी, लेकिन उसको कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाया। उसका जो भी कारण रहा हो, दुर्भाग्य था कि ऐसी राष्ट्रवादी पार्टियों को अवसर नहीं मिला। 14 के बाद फुल फेस भारतीय जनता पार्टी अपने एक्शन में और अपने सत्ता में है, और वो बहुत कुछ बेहतर कर रही है। जो 50 साल की खाई थी उसको पाटने का पुरजोर प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस समय तो सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भी एक यशस्वी मुख्यमंत्री मिला हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी जैसा, जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो गुंडा राज हो, या जो भी इस तरह की कट्टर गतिविधियां कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकाल में होती थीं, उसको बेहतर तरीके से और विधि सम्मत तरीके से, चूंकि मैं एक अधिवक्ता भी, विधि सम्मत एक विधि सम्मत, प्रशासनिक हाँ, वर्ड है, विधि सम्मत प्रशासनिक निर्णय लेकर के और जीरो टॉलरेंस की नीति पर यह भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यह भी मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि मैं भी उस दल का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। सर विधि सम्मत शब्द बोल करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया जी। हर एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस रैंक के अधिकारी हो जी, कोई सवाल करता है ना तो उनके द्वारा यही कहा जाता है विधि सम्मत कार्यवाहियां की जा रही हैं। विधि सम्मत सिंपल शब्द है कि भाई नियमों के आधार पर कार्यवाहियां की जा रही हैं जी, कार्यरत हैं हम लोग इस पे, यही मतलब है। सर आगे बढ़ेंगे जी। मान लीजिए अभी तो पार्टी जो है ना, वो पहले कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी थी, वो कांग्रेस पिछले बार चुनाव अलग लड़ा और समाजवादी पार्टी चुनाव इस बार गठबंधन में है, तो मामला पहले त्रिकोणीय था जी। अब 2 या 3 पक्ष जैसा कहा लिया जाए। अगर पार्टी उम्मीदवार आपको बनाती है, जिस पार्टी से आप अभी ताल्लुकात रखे हुए हैं, जिस पार्टी की नियमों को, जैसे उसके टॉलरेंस नीतियों को जैसे आपने गिनवा रहा है जी, तो आप जो तमाम विचारधाराओं को आप इस पटल पर रखें, इस मंच पर रखें हमारे, अगर आपको मौका मिलता है, यानी पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है आपको जी, तो क्या ब्लूप्रिंट है देवरिया के लिए, और कौन कौन से कार्य हैं जो उनको आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे अगर विधायक बन जाते हैं तो? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। और
जहाँ तक इस पार्टी से टिकट का सवाल है, मैं अपना कार्यकर्ता की हैसियत से सारा काम कर रहा हूँ और पार्टी नेतृत्व का विषय है कि वो पार्टी टिकट किसे देगी, मुझे देगी, अगले को देगी, क्या करेगी। ये सवाल मैं सबसे करता हूँ। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कोई अच्छा, उम्मीदवार की एक बहुत अच्छा, उम्मीद बहुत होती है अच्छा कि मुझे सवाल है, पार्टी टिकट दे। बहुत अच्छा सवाल मैं है, सटीक पूछता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। तो वह तो पार्टी नेतृत्व का विषय है कि वो पार्टी किस पर विश्वास करती है, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि जो भी प्रतिनिधि अभी तक देवरिया में काम किए हैं उनसे बेहतर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और क्योंकि मैं देवरिया जिले की मूलभूत समस्याओं से वाकिफ हूँ और 20 साल यहाँ राजस्व में रह करके और मैंने अनुभव किया है कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जिसका निवारण एज ए प्रतिनिधि किया जा सकता है, और वह मेरे जो पिछले अनुभव हैं उससे मुझे करने में आसानी होगी। विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि देवरिया में सदर अस्पताल नहीं है, जिला अस्पताल नहीं है। जी जी, मेरा मानना है, चूंकि मेरी व्यक्तिगत है, कि जब मेडिकल कॉलेज खुल गए यहाँ पे तो जी। मेडिकल कॉलेज में बेहतर संचालन होना चाहिए। जी यदि सवाल उठ रहे हैं, कुछ कमियां हैं, तो पार्टी आपके सुधार तो आना चाहिए ना। जी। मैंने विधायक से, यहाँ के वर्तमान विधायक से भी पूछा था कि जी जी, कुछ कमियां हैं, उस पर क्या कार्यरत हैं आप, कौन से काम आप लोग पहल कर रहे हैं, ताकि तो उन्होंने कहा था हाँ कुछ है, डॉक्टर या फिर कुछ जो लोग हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। जी। मेरा सिंपल आपसे ये सवाल है कि जब मेडिकल कॉलेज खुल गया तो सदर अस्पताल की उतनी औपचारिकता नहीं रह गई, उतनी जरूरत नहीं रह गई है। जी। इसी को बेहतर क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? अब आपसे भी देखिए, सवाल, यह इसी तो पार्टी में। नहीं ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी। और देखिए, पार्टी सरकारें जो सोचती हैं वो जनहित में ही निर्णय लेती हैं। उनको ये लगा कि मेडिकल कॉलेज की भी ज़रूरत है यहाँ पर, सदर हॉस्पिटल से सारी जनमानस की जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इसलिए उसे बेहतर करने के लिए मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर जैसे उसके लिए प्रयास सरकार की और कर रही है। और जहाँ तक कोई ये कहना है कि मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं नहीं हैं, या तो विपक्षियों का रोना है, वो तो कुछ किए नहीं, ये कर रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब वो उनको यही कहना है, ये बताइए आज हम कोई फल लगाते हैं तो वृक्ष लगाते ही फल देने लगता है क्या? लेकिन अगर वृक्ष लग गया है तो निश्चित है साल 2 साल के अंदर उसमें फल भी लगेंगे और उसका मजा भी लोग लेंगे। मतलब आपके कहने का सिंपल सा ये तात्पर्य है कि अभी जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फायदा उठा रही है। हाँ, बस 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 उनको रोना है, कुछ करना नहीं है। अभी पूछा जाए कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन कुछ हद तक समस्याएं आ रही है ना, वो समस्याएं तो जिनमिन है ना। हाँ जी जी, बिल्कुल समस्याएं हैं, और यह निश्चित है कि समस्याएं हैं, उस पर सरकार फोकस कर रही है और निरंतर दिन प्रतिदिन सुधार हो रहे हैं। और हमको लग रहा है कि इस टर्म में जो भी कमियां रह जाएंगी अगले आने वाली हमारी सरकार में वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और दुरुस्त हो जाएगी। बेहतर चिकित्सा सुविधा इस देवरिया को मिलेगा। अच्छा, आपकी मैं बात कर लूँ तो आपको अगर मौका मिलता है जी, तो किस किस क्षेत्र में विकासात्मक, जैसे मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, जी। किस पर क्या क्या पहल करेंगे? अभी देखिए, देवरिया के लिए जो है अवसर मिलता है, आज मिले कल मिले, नहीं, कभी ठीक मिले। बात है, जब कभी मिलेगा, चूंकि आप प्रयासरत हैं, आज नहीं तो कल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। कौन कौन से कार्य को करना चाहेंगे? और कार्य में देखिए, सबसे मूलभूत चीज़ें हैं जो हम तो शहर में ही निवास करते हैं 25-30 वर्षों से। बिल्कुल। गांव छोड़ के हम 30 वर्ष से लगभग यहीं देवरिया में ही हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ जो छोटी मोटी समस्याएं हैं सरकार ने बहुत बेहतर किया है। अब यहाँ समझिए जो वाटर लॉकिंग का प्रॉब्लम था, सीवेज सिस्टम का, उसको भी काफ़ी बेहतर किया गया है। और ये है कि अभी 100% नहीं हो पाया है। जल जमाव की तो समस्या है ना। है बिल्कुल है, हर मोहल्ले में है। नगर पालिका है, सिर्फ एक विधायक ही नहीं है, मतलब विधायिका शब्द जो है संविधान में, कुल मिला के सारी चीजें नहीं हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी है यहाँ। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, सबकी है। ठीक है ना, ये सबकी है, सबकी लाइबिलिटी है। नगर पालिका का काम नगर पालिका अध्यक्ष करेगा, विधानसभा का विधायक करेगा, पार्लियामेंट का सांसद करेगा। योगी जी और मोदी जी कर ही रहे हैं देश और प्रदेश के लिए, वो तो अलग विषय है। वो जिसका जो लेवल है वो अपना काम करेगा। लेकिन जो थोड़ी मोड़ी खामियां हैं उसको बेहतर करने के लिए हम लोगों के पास भी कुछ आइडियाज हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाले समय में अधिकार मिलने पर किया जाएगा और निश्चित ही बेहतर किया जाएगा। युवा की बात कर ली जाए तो आज के टाइम में ना सर, बहुत और भी 2-3 लोगों से मैं एक प्रश्न पूछा हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जी जी। अब युवाओं का दर्द समझते हैं आप, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, एक यंगेस्ट एज से थोड़े कवर अप हैं आप। जी जी। आज का युवा जो है ना, उसे जिंदा रहने से ज़्यादा
कुछ करना जरूरी लग रहा है उसको। ठीक बात है, ठीक बात है। समझ रहा है दर्द। हम समझ गए, एकदम समझ रहे हैं। क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, अब ये इशू तो रोजगार का इशू तो पूरा राष्ट्रीय स्तर का इशू है, इंटरनेशनल इशू है इसको कहा जा सकता है जी इसको एक विधायक नहीं दूर कर सकता। विधायक क्या करेगा? बेहतरी का प्रयास करेगा। सर, क्षेत्रीय स्तर पर तो रोजगार के अवसर कुछ हद तक तो सृजित किया जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। वही तो कहा ना कि जो विधायक के स्तर का काम है रोजगार के संबंध में, उसमें बेहतर करने के लिए हम लोग तमाम ऐसी योजनाओं को लॉन्च करेंगे, लाएंगे। सरकारें भी कर रही हैं, सरकार निरंतर योजनाएं ला रही है कि कहीं कोई बेरोजगार न रह जाए और बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन ये बड़ा लेसन है और ये धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। जैसे चीनी, यहाँ देवरिया को ना पहले कहा जाता था चीनी का कटोरा। हाँ जी, जैसे बाउल ऑफ शुगर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अभी मेरा ये मानना है कि देखिए चीनी का जो अभी वो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बनाया जा रहा है। अभी छोटी छोटी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मशीनें आ गए हैं जो चीनी का वो कर ले रहे हैं, निर्माण वो बना दे रही हैं जी। बड़े शुगर फैक्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है आज के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं। तो कहीं ना कहीं चूंकि एक विषय है, गंभीर विषय है कि चीनी का कटोरा कहा गया, तो फिर उस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा क्यों नहीं नए उपकरण लगे, नए संसाधन बनने चाहिए। क्योंकि अपग्रेडेशन या फिर जो अपडेट होता है वो डे बाय डे बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ठप हो गया। ठीक बात। बैतालपुर का चीनी मिल बंद हो गया जी, भाटिनी चीनी मिल बंद हो गया जी। एक चीनी मिल है शायद लगभग वो कार्यरत है जी। तो मैं चीनी मिल का ही जिक्र नहीं करूंगा, अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो। स्थानीय स्तर पर देखिए बेरोजगारी दूर करना, मेरा मानना है, मैं अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी कुछ हद तक पढ़ाई किया। ठीक बात है। किसी भी सरकार के पास ताकत नहीं है। आपके पास योग्यता नहीं होती तो इतने अच्छे प्रश्न आप नहीं कर पाते। सुनिए सर, जैसे मेरा कहने का मतलब है ना कि पूर्णतः बेरोजगारी दूर कर देना एक जादू की छड़ी घुमाए हो गया, किसी सरकार के लिए ताकत नहीं है। लेकिन उद्यमी बनाया जा सकता है, युवाओं के लिए अवसर सृजित किए जा सकते हैं, स्वतः विकास हो सके। आप कोई बच्चा होता है ना, तो बच्चे को शिक्षा दी जाती है ताकि उसका स्वतः विकास हो सके। ये नहीं कि हम जो कहेंगे जीवन भर वो करेगा, ऐसा नहीं होता। शिक्षा का मतलब वही हुआ। तो जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करेगी सरकार, तभी तो जाकर के कुछ युवा कर पाएगा। रोजगार मानते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उद्यमिता को तो बढ़ावा देना चाहिए ना। सरकारें 5 लाख की क्रेडिट दे रही हैं, लेकिन उन क्रेडिट में भी समस्याएं आ रही हैं। युवाओं को समय पर लोन नहीं मुहैया हो पा रहा है, हो रहा है तो लोग घूस, जो बैंक है घूस मांग रहे हैं, पेमेंट दो। यानी मतलब मेरा कहना नहीं है, युवाओं का कहना है, क्योंकि मैं सवाल किया था उस पर कमेंट भर के आऊँ, उन कमेंट के आधार पर मैं कह रहा हूँ। जी, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या विजन है आपकी? जी, अब देखिए आपको इसके बारे में मैं बहुत बढ़िया बात बता दूं कि देश और प्रदेश की सरकार तो बेरोजगारी दूर करने के लिए तमाम नई पहल कर रही है। ठीक है, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने कौशल विकास एक डिपार्टमेंट, विभाग ही बना रखा है कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास को युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित करके उस योजना के तहत और सारे ITI डिप्लोमा कॉलेजेज और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं सब में इसको लॉन्च करके और जो भी जिस लायक है उसको बेहतर रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार दिया जा रहा है। जी। देवरिया का एक सौभाग्य और है कि हमारे वर्तमान माननीय सांसद जी बेरोजगारी दूर करने के लिए वो ऑलरेडी जो है जागृति जैसी संस्था चला रहे हैं और रोजगार के अवसर के लिए वो बार बार प्रयास कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि देवरिया से बेरोजगारी दूर हो। तो अभी एक प्लस है, सरकार का ही काम हो रहा है वो, और सरकार जो कर रही है उससे वो भी अपना एक प्रयास करके उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग भी आएंगे तो निश्चित है कि जितनी क्षमता होगी उतना बढ़ चढ़ के सरकार की योजनाओं में उसको और आगे बढ़ाने का और जनता के बीच में जागरूकता पैदा करके विकास के अवसर तलाशे जाएंगे। स्थानीय स्तर पर कुछ जो आपके द्वारा पहल हो, सरकार की तो अपनी योजनाओं का जिक्र कर ही लिया, लेकिन फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। जी जी, कुछ हद तक आपने जो अभी चर्चा किया था कि देवरिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रतापपुर फैक्ट्री आज भी काम कर रही है। और जो चीनी मिलें बंद हुई हैं उसके पीछे पिछली सरकारें दोषी हैं। उन्होंने सब बंदरबाट किया, बेचा, उसको बंद किया। भारतीय जनता पार्टी अभी भी लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे एक प्रोग्राम में यहाँ पर, उन्होंने एक शुगर कारपोरेशन करके बना करके कि मतलब इसको डेवलप करके जैसे भी हो किसानों के हित में काम किया जाए। तो वो प्रयास भी चल रहा है और जल्दी ही वो परिणित हो जाएगा कार्य रूप में। यहाँ की चीनी मिलों का जो ज़मीनी विवाद है वो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है।
इस नाते चीनी मिलों को चलाने में सरकार को भी असुविधा हो रही है। तीसरी बात कि हम लोग अगर प्रतिनिधि बनते हैं, अगर सरकार पार्टी हम पर भरोसा करती है, तो देवरिया के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल ठीक है, उस नेचुरल रिसोर्सेज को रोजगार के रूप में परिणित करने के लिए हमको जो भी प्रयास करना होगा उसके लिए हम लोग करेंगे। यहाँ की कृषि, यहाँ की संसाधन, यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए रोजगार के नए अवसर तलाशने का प्रयास चाहते हैं कि अगर प्रतिनिधि बनने का अवसर मिलता है तो हम यहाँ के आम जन, बेरोजगार नवयुवकों और जो भी यहाँ का जो प्रबुद्ध जनमानस है उसके साथ बैठकर मिल करके एक कमेटी बना के इस बेरोजगारी के दंश को कैसे हम लोग बेहतर बनावें, अच्छा करें, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, उनसे भी बैठ के मीटिंग और बैठक करके इसको हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उनके भी विचार आमंत्रित करेंगे। यह हम लोगों के लिए आने वाले आम जनता दरबार के साथ साथ युवा दरबार भी लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। युवाओं को तो भाई, युवा तो प्रथम है। अगर राष्ट्र का विकास करना है तो आपको युवाओं को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि युवा ही राष्ट्र का अगला भविष्य है। सर, अगला सवाल मैं युवा का आपने जिक्र कर दिया तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौन से प्रयास करेंगे आप, या फिर क्या विजन है आपकी? महिला सशक्तिकरण के लिए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी तो 33% आरक्षण की बात उसने कर दिया कि इवन राजनीति में भी 33% आरक्षण, और सब जगहों पर उनको बार बार अवसर दिए जा रहे हैं। संगठन में, नौकरियों में महिलाओं को तो ऑलरेडी वरीयता मिली हुई है। स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं तो उनको थोड़ा और बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? हाँ, जो उसमें खामियां होंगी उसके लिए हम लोग सेल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उसमें जो खामियां होंगी उसमें सुधार के लिए सरकार से परामर्श करेंगे। यहाँ के लोगों से और भी उसमें अपने उनके वो लिए जाएंगे ऑप्शन समस्याओं के, कि उसको कैसे निवारण किया जा सकता है। अगला सवाल मेरा यह है कि जो नीतियां आपने गिनवाया ना तमाम अपनी पार्टियों का, जी, उसी प्रकार मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आदित्यनाथ योगी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या आप अब तक सीखे हैं और कौन सी नीतियां आपको प्रभावित की हैं? अब देखिए, इसके बारे में आपको मैं बता दूं जी कि अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही छोटा है। छोटा है? हाँ, मैंने छोटा, मैं बता रहा हूँ किस सेंस में छोटा है, ये भी समझिए कि उनके तो कार्यों की इतनी लंबी फहरिस्त है, उपलब्धियों की, कि किताबें छपी हुई हैं, किताबें हम लोग वितरित करते हैं। एक दो काम हो तो हम बता दें आपको, क्योंकि अन्य सरकारें एक दो काम जो करती भी थी उसका भी कहीं उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि वो छिपा के रखते थे अपने। तो आपकी सरकार में किताबें लिख दी गई हैं? हाँ, किताबें लिखे और जनता के बीच हम लोग बांट रहे हैं, डेली घूम रहे हैं इसको। उनकी देखिए, न विश्वास हो तो यही हम रखे हैं किताब। देखिए, ये देखिए माननीय मोदी जी के 12 वर्ष का, ये देखिए 12 वर्ष की उपलब्धियां। माननीय योगी जी की सरकार को 9 वर्ष हुए, उनकी उपलब्धियां तो किताबों के माध्यम से हम बता सकते हैं, क्योंकि इतनी उपलब्धियां इस सरकार की। इन्होंने नए भारत का एक विजन बनाया और नया भारत बना दिया। बिल्कुल नया भारत बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने भारत का जिक्र कर, मैं रख रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा। हाँ, ठीक है। मैं विपक्ष को भी पढ़ता हूँ जी। यानी अभी सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि उन पार्टियों को भी मैं पढ़ता हूँ जी, और आपकी पार्टी की नीतियों को भी मैं पढ़ता हूँ। लेकिन आपने नीतियों का जिक्र किया जी, तो क्या कोई खास नीति के बारे में जिक्र करेंगे या फिर सारी किताबों का, सारी उपलब्धियों का एक किताब में जिक्र कर देंगे? नहीं, उपलब्धियों में अब प्रमुख योजनाओं में देख लिया जाए, जो हमको आज के डेट में सबसे अच्छी योजना माननीय मोदी जी की लग रही है, आयुष्मान योजना, जो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य सुविधा 5 लाख की धनराशि। हाँ, वो मील का पत्थर साबित हो रहा है, उपलब्ध कराई जाती है। वो कोई नहीं कर पाता था। उसके लिए जो बीमार और परेशान होता था, वो गांव में, क्षेत्र में व्यवसायियों से, बनियों से उधार कर्ज लेकर के अपना खेत बेच करके वो इलाज कराता था। 5 लाख का इलाज मोदी जी की सरकार ने दिया और मुफ्त दिया। ये बहुत बड़ी योजना है उनकी, जो आम जनमानस को प्रभावित कर रही है। विपक्ष जो है ना तमाम तरह के आरोप लगाता रहता है और आप कह रहे हैं कि उपलब्धियों का बुक लिख दिया गया है, किताब लिख दिया गया है। जी, तो विपक्ष के आरोप पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष का तो रोना वही है बस। अब मान लीजिए गुड़ आप खा रहे हैं, आपको पता है मीठा है, लेकिन अगला बोलेगा कि तीखा है, ये नमकीन है, कुछ क्या ये, तो वो बोल देगा। नमकीन खा रहा तो बोला बहुत मीठा लग रहा है ये, तो वो तो वही बात है। मतलब उनके पास कोई विरोध करने का कुछ एजेंडा नहीं है, तो वो बोलेंगे किताब लिख दिए। भाई ठीक है, तुम भी लिख दिए होते, किए होते तो लिखे होते। पीडीए एक बना दिया, आप सुने होंगे, एक पीडीए बनाए हैं वो लोग। बिल्कुल। तो भ्रामक पीडीए
हमको तो लगता है कि जो अगर मैं उसका एनालिसिस करूं उसके फुल फॉर्म में, तमाम तरह के फुल फॉर्म दिए तो जाते हैं। परमानेंट डिफॉल्ट एसोसिएशन, मैं बता रहा हूं पीडीए का जो मैंने असेसमेंट किया है, परमानेंट डिफॉल्ट एसोसिएशन है वो। देखिए, हर भाजपा का नेता जी एक अलग वो फुल फॉर्म बताता है। जैसे उसका पीडीए का था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हाँ, उसके बिल्कुल। बाद से वो कह रहे थे पीड़ित, दुखित, अपमानित। तो वही कह रहा ना कि वो तमाम तरह के उनके नेता हैं, बहुत तरह के एग्जाम्पल देते हैं। वो उनसे पूछ लिया जाए कि पीडीए का वास्तविक आप जो है उसका व्याख्या कर दीजिए। वो हर महीने पीडीए को खुद जो है कई तरह से बताते हैं। इसीलिए मैं बोला परमानेंट डिफॉल्ट एसोसिएशन। अपने तो अस्तर से तोड़ निकाले हैं उसका ना। हाँ, नहीं निकालना पड़ा ना। हम देखें कि भाई ये हर महीने क्या, जो पीडीए को आप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पीडीए। पीडीए चूंकि हर पॉडकास्ट में जिक्र होता है, मैं चाहता नहीं था कि इनसे जिक्र करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप खाली पीडीए पर एक सवाल मत करिए। देखिए, सवाल पीडीए, जो समाजवादी पार्टी का जो अपना रोल मॉडल है वो पीडीए का है। पीडीए की मीटिंग होती है तो तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, तो जो जो बातें होंगी उन्हीं पर चर्चाएँ की जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं सर। मैं पुनः आपके पहले जवाब से एक प्रश्न निकाल रहा हूँ। मेरा वो प्रश्न पहले करने का इरादा था, लेकिन अब लास्ट में कर रहा हूँ। जी सर, आपने शादी नहीं की, क्यों नहीं की शादी? देखिए, शादी के पीछे रीजन ये था कि मैंने देखा कि व्यक्ति को समाज के लिए जीना अपने परिवार से के साथ जीने से बेहतर है, क्योंकि वह जो आनंद और सुख मिलता है सामाजिक सेवा करके, वह परिवार की सेवा करके नहीं मिल सकता। ये मेरा पर्सनल विजन है। और परिवार तो माना जाए तो पूरा आपका राष्ट्र परिवार है, आपका प्रदेश परिवार है, पूरा घर परिवार है। आपको नहीं लगता कि आपको देख करके कल को आप लड़के रोल मॉडल आपको अगर मानेंगे तो वो भी शादी नहीं करेंगे? और आज के टाइम में बड़ी डर है शादी के नाम पे। नहीं, हम भी ठीक युवा है, हैं, ये हमको भी प्रश्न हमें डर आपका है। अच्छा है, लेकिन रोल मॉडल आदमी को हर चीज में बनाना चाहिए। यह एक व्यक्ति का पर्सनल इशू है। इस पर मैं न किसी को सजेस्ट करता हूं और न यह उम्मीद रखता हूं कि हमारे। लेकिन आप क्या सुझाव देंगे, युवाओं को शादी करना चाहिए नहीं करना? नहीं, शादी करना चाहिए, क्योंकि यह एक मतलब समझिए कि ये सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक सिस्टम है और पौराणिक व्यवस्था है। ये बिल्कुल, ये होना चाहिए। लेकिन जो नहीं करना चाहता है अच्छे विजन के साथ, तो मैं उसका वेलकम भी करूंगा। क्योंकि महापुरुषों ने शादी नहीं किया इसलिए। हाँ, नहीं वो तो रीजन है। अगर सही बात है, महापुरुष अगर हुए हैं तो कहीं ना कहीं अविवाहित रहने का भी एक कारण है, उसमें एक कारण है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि अविवाहित रह के ही हम महान बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मतलब कुछ महापुरुषों का मैंने जिक्र हाँ जी, किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, उसके पीछे एक ही है कि मतलब परिवार के आपके लिए बाधक नहीं बनेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए 24 घंटे 24 आवर सर्विस है जो समाज को दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी त्याग की जरूरत पड़ती होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है, त्याग है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि त्याग है। त्याग का मतलब यहाँ जिक्र यह है कि होता है ना कि किसी बच्चे को देखा जाए तो एक भावना आती है कि काश मेरा भी बच्चा होता, छोटा बच्चा होता, मेरे भी सब अपने होते हैं। अपनों को त्यागना बड़ी मुश्किल काम है, एक हृदय विदारक भावना आ जाती है। जी तो सर आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र के प्रति, यानी क्षेत्र की तमाम चर्चाएं हुई, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील करेंगे कि सभी लोग अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसका साथ दें और सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द बना करके देवरिया के विकास के साथ प्रदेश का और राष्ट्र का विकास करें। और मैं जनता को शुभकामना दूंगा कि जो भी समस्याएं उनके दिमाग में चल रही हैं वह मानव जनित समस्याएं हैं, और ये स्वाभाविक है कि उस परेशानी से हम लोग भी वाकिफ हैं। लेकिन जो भी हो रहा है सब उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और देवरिया की जनता के लिए शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। अभयनाथ त्रिपाठी जी, इन्होंने बड़े ही मनोभाव से, अच्छे मनोभाव से कहा जाए तो अपनी बातों को रखा है। सटीक जवाब क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप तय करिए। इन्होंने मेरे नज़र में बहुत शालीनता से सटीक जवाब दिया है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों को हमें कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें।
मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपको भैया, भी- आपने कीमती समय आपको निकाल भी करके धन्यवाद हमें दी। अनुराग जी की, आपको भी, आपने हमको भी अपने साक्षात्कार योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद।